नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन की चर्चा करी थी और उस पर लगभग 8-10 वीडियो हम लोगों ने किए थे। आज से अब हम लोग एक नई चर्चा को शामिल करेंगे, जो चर्चा आपकी भारतीय गणराज्य को लेकर के होगी। क्योंकि भारतीय गणराज्य की ये चर्चा आप देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई और 24 जनवरी 1950 को तब समाप्त हुई थी, जब भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 से भारत में नया संविधान लागू हुआ और ये चर्चा लगभग 3 साल यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चली थी, जो दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देशों में हुई चर्चा में सबसे ज्यादा व्यापक और विस्तृत थी। भारत का संविधान आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा एक दस्तावेज है। तो आज से हम लोग जिसकी बात करने के लिए जा रहे हैं, भारतीय गणराज्य की ये चर्चा, इस चर्चा में सबसे ज्यादा जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। देखिए, भारतीय गणराज्य की बहसों में जिनको सबसे ज्यादा बल मिला, उनमें सबसे ज्यादा रोचक बहसें थी आपकी आइडेंटिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि अस्मिता और विविधता की, समानता और न्याय की, स्वतंत्रता और शक्ति की, संघीय शासन बनाम संसदीय शासन प्रणाली की, विविधता और धर्मनिरपेक्षता की। ये कुछ ऐसी बहसें थी जिन पर एक प्रकार से भारतीय गणराज्य की नींव टिकी हुई थी। आप ये कह सकते हैं कि ये बहस भारतीय गणराज्य की बुनियाद में थी और इन बहसों को सुलझाने के लिए उस समय के सबसे दिग्गज नेता, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे महान नेता शामिल थे, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बैठ करके इन बहसों को सुलझा रहे थे। और फिर आप आगे भी देखेंगे कि इन बहसों में यद्यपि महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और ना ही उन्होंने किसी बहस में भाग लिया था, लेकिन उनके आदर्श आपको भारतीय गणराज्य के मूल में दिखाई देंगे। और जैसे जैसे हम लोग इस भारतीय गणराज्य की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपको ये बात समझ में आती चली जाएगी कि महात्मा गांधी के किन किन आदर्शों को भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया था। तो आज जैसे कि हम लोग ब्रीफ में ही इस बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज से इस भारतीय गणराज्य की नई चर्चा की शुरुआत होने के लिए जा रही है। भारत चूंकि विभिन्न धर्म, भाषा, भाषी और संस्कृतियों का देश रहा है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत बहुसंस्कृतिवादी देश है। विभिन्न धर्म, भाषा, भाषी और संस्कृतियों से मिलकर के भारत का निर्माण हुआ है। एक सतरंगी दुनिया की तरह भारत दिखाई देता है, लेकिन तत्कालीन भारत विभाजन की राजनीति के दौर में जिस प्रकार से अपनी अपनी पहचान के नेताओं ने
अपनी अपनी पहचान के लोगों को इकट्ठा करके अतीत में जो मारकाट मचाई थी, उसने भारत के सोशल फैब्रिक को एक प्रकार से छिन्न भिन्न कर दिया। और इस भारत विभाजन के दौर में जो भारत को त्रासदी झेलनी पड़ी, उसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों बच्चे यतीम हो गए और लाखों घर उजड़ गए। यानी कि एक प्रकार से आजादी के साथ विभाजन की त्रासदी को भी हमें झेलना पड़ा। इसलिए यूरोपीय विद्वानों ने यह घोषणा कर दी कि भारत को कभी भी एक संघ राज्य के रूप में खड़ा नहीं किया जा सकता है। एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत को कभी भी खड़ा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहां इतनी ज्यादा पहचाने हों और पहचानों में इतना ज्यादा अलगाव हो, वहां पर एक राष्ट्र राज्य की कल्पना करना ही बेकार है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भारत कभी भी इन ढेर सारी विविधताओं को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने विभिन्न धर्म, भाषा, भाषी संस्कृतियों में बिखरे हुए भारत को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। और आप ये कह सकते हो कि भारतीय गणराज्य की पहली विशेषता या पहली सफलता थी कि इतने ढेर सारी विविधताओं, इतनी धाराओं में बिखरे हुए भारत को उन्होंने एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। विभाजन के दौर में 2/3 मुसलमानों ने पाकिस्तान का विकल्प चुना, लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानते थे, उन्होंने भारत का चुनाव किया। तुर्क, तातार, मुगल, पठान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जिनका भारत के वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा था, उन्होंने भारत का चुनाव किया, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं भारतीय गणराज्य से लगाव था। और ये लगाव कोई ऐसे ही पैदा नहीं हो गया था, बल्कि स्वाधीनता आंदोलन के दौर में दी गई गारंटियों से ये लगाव पैदा हुआ था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने न केवल उनको अपनी धर्म संस्कृति को सहेजने का अधिकार दिया, बल्कि संवैधानिक सुरक्षा देकर के उनका इस राष्ट्र से लगाव पैदा कर दिया और इन ढेर सारी विविधताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। जबकि यही काम पाकिस्तान नहीं कर पाया। पाकिस्तान मात्र 4-5 पहचानों के ऊपर ही खड़ा हुआ है और वो 4-5 पहचानों को ही एकजुट नहीं कर पाया, जबकि भारत ने विभिन्न पहचानों में बटे हुए भारत को भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहीं ना कहीं एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। तमिल, कन्नड़, मिजो, नागा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासी, इन सभी को संवैधानिक सुरक्षा देकर के भारतीय संविधान निर्माताओं ने उनका इस देश से लगाव पैदा कर दिया। यदि इनको संवैधानिक सुरक्षा न मिलती तो आप सोचिए कि जिन मुट्ठी भर मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान ले लिया, तो ये तो इनकी तो आबादी कम से कम 70 से 80% थी, तो ये तो भारत को कई टुकड़ों में बांट देते। 1947 से पहले भारत लगभग 600 रियासतों में वैसे ही टूटा हुआ था, अगर राजनीतिक स्तर पर देखा जाए। और यदि यहाँ के इन लोगों को संवैधानिक सुरक्षा न मिलती, उनको पद प्रतिष्ठा, सम्मान और गरिमा का अधिकार न मिलता, तो ये तो आज भारतीय संघ के खिलाफ में खड़े होते। तो एक प्रकार से भारतीय संविधान निर्माताओं ने सभी को संवैधानिक सुरक्षा देकर के उनका इस राष्ट्र से लगाव पैदा कर दिया। सिर्फ लगाव पैदा नहीं कर दिया, बल्कि इन ढेर सारी विविधताओं को एक मंच पर ला करके उनको एक नई पहचान दी, और वो पहचान थी भारतीयता की। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की ये पहचान है, आपकी सेकेंडरी हो सकती है, आपकी द्वितीयक पहचान हो सकती है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने हमारी मूल पहचान भारतीयता की बनाई, क्योंकि पहचानों के आधार पर ही तो भारत का विभाजन हुआ था। पहचानों के आधार पर ही तो यहाँ सांप्रदायिकता का उभार हुआ था, और पहचानों के आधार पर ही तो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और आज भी होते हैं। लेकिन इन पहचानों को कमजोर करने के लिए ही
हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी एक मूल पहचान गढ़ी, भारतीयता की। और भारतीयता की पहचान जितनी ज्यादा मजबूत होगी, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो पहचानें हैं जिनके आधार पर सांप्रदायिकता का उभार हुआ था, ये जितनी कमजोर होंगी, भारतीय गणराज्य का उतना ही ज्यादा भला होगा। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से धर्म, वर्ण, जाति, पंथ और संप्रदाय की पहचानों को उभारा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय गणराज्य के लिए घातक है। फिलहाल भारतीय गणराज्य की इस चर्चा को हम लोग लगातार जारी रखेंगे और आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द मिलता है, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतंत्र में भी आपका तंत्र है और गणतंत्र में भी तंत्र है, यानी कि लोकतंत्र में भी जनता है और गणतंत्र में भी जनता है। इन दोनों में क्या अंतर है और क्यों भारत ने लोकतांत्रिक गणराज्य का रास्ता चुना था? इसलिए इस डिबेट को हम आगे लगातार जारी रखेंगे और इसकी चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। आज हमने ब्रीफ में इस बात भारतीय गणराज्य की जिन बहसों पर क्या नाम जो भारत का गणराज्य टिका हुआ है, उनकी थोड़ी सी ब्रीफ में चर्चा की और इस चर्चा को लगातार हम लोग कई वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।